फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ ग्रैनुलोमा, जिससे आप सिंपली कह सकते हैं मैनर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ग्रैनुलोमा। मतलब ये ग्रैनुलोमा कैसे फॉर्म हो रहा है, ठीक है। मैनर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ग्रैनुलोमा, इसमें कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, क्या क्या मैकेनिज्म होती है, वो सारी हम इसमें स्टडी करेंगे, वो भी स्टेप बाय स्टेप, वो भी फ्लो चार्ट में, जो कि बहुत ही ईजीएस्ट वे होता है किसी भी मैकेनिज्म या किसी भी प्रोसेस को याद रखने के लिए। सो लेट्स बिगिन। इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है, सेल इंजरी। मतलब सेल में इंजरी हो गई। सेल इंजरी किससे हो रही है, बाय एनी इंजीरियस एजेंट। और यहाँ पे इंजीरियस एजेंट क्या है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। तो अगर किसी में सेल इंजरी हो रही है, किसके थ्रू, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे टीबी फॉर्म हुआ है, और टीबी की कंडीशन में क्या देखने को मिलता है, ग्रैनुलोमा। ठीक है, ये सब एक ही में कोरिलेटेड है। ठीक है, तो इंजरी हुई किसके थ्रू, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के थ्रू इंजरी हुई। उसके बाद क्या होता है, जब भी कोई इंजरी हो रही है या कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हमारी बॉडी में एंटर करता है, तो क्या सबसे पहले वहाँ पे होता है, लोकल इम्यून रिस्पॉन्स अकर होता है। ठीक है, ऑलराइट। उसके बाद क्या हो रहा है, एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफेज। ये सारे स्टेप्स आपको इन्फ्लामेशन की वीडियो में बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा। इन्फ्लामेशन का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, तो यहाँ पे सेल इंजरी हुई, किससे हुई है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। वो हमारी बॉडी में एंटर किया तो हमारे इम्यून सेल्स जो होते हैं हमारे, उसे आइडेंटिफाई करेंगे और एक रिस्पॉन्स शो करेंगे। ठीक है, अब इम्यून सेल्स यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो वहाँ पे मेनली कौन से इम्यून सेल्स इन्वॉल्व होंगे, मैक्रोफेज। ठीक है, मैक्रोफेज वहाँ पे एक्टिवेट हो जाएंगे। देन मैक्रोफेज का क्या काम होता है, किसी भी इंजीरियस एजेंट को या एंटीजन या किसी भी फॉरेन सब्सटेंस को इंगल्फ कर लेना। ठीक है, ये मैक्रोफेज है। ठीक है, यहाँ पे हमारे एंटीजन या आप कह सकते हैं फॉरेन सब्सटेंस। फॉरेन सब्सटेंस कौन से, यही माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। इसने इसको इंगल्फ कर लिया बाय मेकिंग अ स्यूडोपोड्स। ठीक है, अब ये मैक्रोफेज के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ पे इस स्टेप में क्या हुआ, मैक्रोफेज ने इंजीरियस एजेंट को इंगल्फ कर लिया। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है, परसिस्टेंस ऑफ इंजीरियस एजेंट। मतलब अब यहाँ पे हमारा जो इंजीरियस एजेंट है, कौन सा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, वो इसी मैक्रोफेज के अंदर काफ़ी लंबे समय तक परसिस्ट करेगा, रह जाएगा। क्यों, इसका रीज़न ये है कि कभी कभी क्या होता है, ये जो हमारे इंजीरियस एजेंट होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होते हैं या बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं इन कंपैरिजन टू मैक्रोफेज, जिससे कि हमारे ये मैक्रोफेज इस इंजीरियस एजेंट को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं, और यही इंजीरियस एजेंट इसके मैक्रोफेज के अंदर रहता है। बेसिकली क्या होना चाहिए कि ये मैक्रोफेज इस इंजीरियस एजेंट को इंगल्फ करने के बाद डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, ये होता है नॉर्मल कंडीशन में, बट यहाँ पे हमारा इंजीरियस एजेंट स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। दैट्स वाई ये हमारा मैक्रोफेज इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा है। ठीक है, और ये इंजीरियस एजेंट इसी मैक्रोफेज के अंदर सरवाइव कर रहा है। ठीक है, दैट्स वाई यहाँ पे ये स्टेप यूज हुआ है, परसिस्टेंस ऑफ इंजीरियस एजेंट। जस्ट इमेजिन कि अगर आपने कोई ऐसा फूड खा लिया जो कि आप डाइजेस्ट ना कर पा रहे हो, बहुत ही हैवी मील ले लिया हो, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि आप उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं और वो आपके स्टमक में परसिस्ट करता है। ठीक है, सेम एज यहाँ भी हुआ है, मैक्रोफेज ने उस इंजीरियस एजेंट को इंगल्फ तो कर लिया, खा तो लिया है, पर उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहा, अनएबल टू डिस्ट्रॉय द इंजीरियस एजेंट। क्यों, क्योंकि वो जो इंजीरियस एजेंट है बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, दैट्स वाई ये मैक्रोफेज इसको डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि हम कोई भी हैवी फूड ले लेते हैं या हैवी मील ले लेते हैं तो ईज़िली उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं, सेम एज़ यहाँ भी है। ठीक है, तो उसने उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाया, तो यहाँ पे कौन सा सेंटेंस यूज़ हुआ है,
परसिस्टेंस ऑफ इंजीरियस एजेंट, मतलब अब वो इंजीरियस एजेंट मैक्रोफेज के अंदर परसिस्ट करेगा, रहेगा। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट स्टेप क्या यहाँ पे यूज़ हुआ है? पुअरली डाइजेस्टेबल एंटीजन। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, जब भी हमारे पेट में खाना रह जाता है, जब हम उसे डाइजेस्ट नहीं कर पाते तो हम कहते हैं पुअरली डाइजेस्टेबल फूड है ना। तो सेम एज यहाँ भी अब मैक्रोफेज के अंदर वो फॉरेन सब्सटेंस या आप कह सकते हैं इंजीरियस एजेंट है और वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? पुअरली डाइजेस्टेबल एजेंट। ठीक है, उसे हम कहेंगे पुअरली डाइजेस्टेबल एजेंट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक आप सभी ने समझ लिया होगा। अब हम इसके आगे का बढ़ते हैं, इसके जस्ट नीचे हम यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो रहा है? एक्टिवेशन ऑफ CD4 सेल। ये जो हमारे पुअरली डाइजेस्टेबल एजेंट हैं, ये अब CD4+ T सेल्स को एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, एक बात यहाँ पे और कहना चाह रही हूँ कि जो ग्रैनुलोमा फॉर्म हो रहा है उसके सेल्स पता है आप लोगों को कौन कौन से होते हैं? यस, लिम्फोसाइट्स होते हैं। ठीक है, वही कॉलर ऑफ लिम्फोसाइट। एपिथेलॉइड सेल्स होते हैं, मल्टीन्यूक्लिएटेड जियांट सेल्स होते हैं और फाइब्रोब्लास्ट होते हैं। ठीक, ये सारे सेल्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं सारे सेल्स को हमें एक्टिव करना होगा ना, इन्हीं सारे सेल्स को हमें फॉर्म करना होगा ना। तो यहाँ पे सबसे पहले कौन से सेल्स अभी एक्टिव हो गए हैं? टी सेल्स। टी सेल्स क्या है? लिम्फोसाइट्स हैं। ठीक है, तो एक सेल यहाँ पे हमें मिल गया है। ठीक है, ऐसे धीरे धीरे करके हम बाकी सेल्स को भी एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, और फिर लास्ट में कौन सा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा? ग्रैनुलोमा। ठीक है, तो अब ये जो एक्टिवेटेड CD4+ T सेल्स हैं जो कि टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स हैं, ये क्या रिलीज़ करते हैं? लिम्फोकाइंस। लिम्फोकाइंस कौन कौन से? इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2, इंटरफेरॉन गामा। ठीक है, ये इसका शॉर्ट फॉर्म है, इंटरफेरॉन गामा, एंड ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, TNF। ठीक है, ये सारे लिम्फोकाइंस रिलीज़ करता है कौन? एक्टिवेटेड लिम्फोसाइट्स। ठीक है, अब यहाँ पे जो इंटरल्यूकिन 1 और इंटरल्यूकिन 2 है, ये क्या करते हैं? ये मोर एंड मोर टी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं। ठीक है, इंटरल्यूकिन 1 and 2 दे बोथ एक्टिवेट्स मोर एंड मोर टी सेल्स। ठीक, अब ये इंटरफेरॉन गामा, ये क्या करता है? ये मैक्रोफेज को एक्टिवेट करता है। ठीक है, अब मैक्रोफेज एक्टिवेट होने के बाद देखो क्या करता है। मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो एपिथेलॉइड और मल्टीन्यूक्लिएटेड जियांट सेल हैं, ये क्या हैं? बताया था ना, ये कुछ नहीं है, बस ये मॉडिफाइड मैक्रोफेज हैं। ठीक है, ये मॉडिफाइड मैक्रोफेज है। अगर ये पूछे ये कहाँ से आए हैं, ये क्या है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मैक्रोफेज हैं, बस थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिए गए हैं। ठीक है, इसीलिए इनको एपिथेलॉइड कहा गया है। और जब एपिथेलॉइड फ्यूज़ हो जाते हैं, काफ़ी सारे एपिथेलॉइड सेल्स फ्यूज़ हो जाते हैं तो फॉर्म करते हैं मल्टीन्यूक्लिएटेड जियांट सेल। तो बेसिकली देखा जाए ये कहाँ से आ रहे हैं? मॉडिफाइड मैक्रोफेज से, मतलब मैक्रोफेज को जब मॉडिफाइड कर दिया गया। ठीक है, तो अभी हमारे हाथ एक सेल लगे हैं, कौन से? लिम्फोसाइट लगे हैं। ठीक है, अब इंटरफेरॉन गामा है, इंटरफेरॉन गामा ने भी मैक्रोफेज को, बहुत सारे मैक्रोफेजेस को एक्टिवेट कर दिया है। ठीक है, अब मैक्रोफेज कन्वर्ट हो जाएंगे किस में? एपिथेलॉइड सेल्स में और मल्टीन्यूक्लिएटेड जियांट सेल में। ठीक है, तो 2 सेल्स हमें यहाँ पे और मिल गए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलोमा। ठीक है, एक फंक्शन इसका ये है, किसका? एक्टिवेटेड मैक्रोफेज का। क्या है? कि एपिथेलॉइड को फॉर्म करना और मल्टीन्यूक्लिएटेड जियांट सेल को फॉर्म करना। एक फंक्शन इसका ये हो गया। दूसरा फंक्शन क्या है? कि ग्रोथ फैक्टर्स को रिलीज़ करना। कौन कौन से ग्रोथ फैक्टर्स को? प्लेटलेट्स डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर एंड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर। ये एक्टिवेटेड मैक्रोफेज इन 2 ग्रोथ फैक्टर को रिलीज़ करता है। अब क्यों रिलीज़ कर रहा है ना, बात हो गई ना पूछने वाली। ये दोनों फैक्टर फाइब्रोब्लास्ट को
स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, फाइब्रोसिस के लिए, ठीक है, समझ में आया। एक्टिवेटेड मैक्रोफेज क्या करता है, कन्वर्ट हो जाता है एपिथेलॉइड में और मल्टीन्यूक्लिएटेड जियांट सेल में। तो इधर हमें 2 सेल्स और मिल गए हैं। दूसरा फंक्शन क्या कर रहा है ये कि ग्रोथ फैक्टर जो होते हैं उनको रिलीज करता है। कौन कौन से, प्लेटलेट्स डिराइव ग्रोथ फैक्टर एंड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर। ये दोनों ग्रोथ फैक्टर क्या करते हैं, स्टिमुलेट फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ, फाइब्रोब्लास्ट की ग्रोथ में हेल्प करता है, जो कि फिर फाइब्रोसिस करता है, ठीक है। एक लास्ट हम क्विक रिवीजन ले लेते हैं। सेल में इंजरी हुई, इंजरी होने की वजह से वहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स अगर होता है, इम्यून रिस्पॉन्स के लिए मेनली मैक्रोफेज होता है। मैक्रोफेज उस जो भी इंजीरियस एजेंट है उसे इंगल्फ कर लेते हैं, इंगल्फ करने के बाद उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं। तो जब उसे डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते तो वो जो इंजीरियस एजेंट होता है वो उसी की बॉडी में परसिस्ट करता है। अब डाइजेस्ट नहीं हो पाया या डिस्ट्रॉय नहीं हो पाया तो हमने उसे कह दिया है पुअरली डाइजेस्टेबल एजेंट, ठीक है। उसके बाद ये पुअरली डाइजेस्टेबल एजेंट जो होता है वो CD4 और T सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, ठीक है। एक्टिवेट होने के बाद ये लिम्फोकाइंस को रिलीज़ करते हैं। लिम्फोकाइंस कौन कौन से, इंटरल्यूकिन 1, इंटरल्यूकिन 2, इंटरफेरॉन गामा, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ठीक है। अब ये दोनों जो इंटरल्यूकिन 1 एंड 2 हैं ये क्या करते हैं, T सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, बहुत ही ज़्यादा T सेल्स को एक्टिवेट करते हैं, मोर एंड मोर, ठीक है। अब इंटरफेरॉन गामा क्या करता है, इंटरफेरॉन गामा मैक्रोफेज को एक्टिवेट करता है, ठीक है। मैक्रोफेज अब एक्टिवेट हो गए हैं, ठीक है। अब एक्टिवेटेड मैक्रोफेज के 2 काम है यहाँ पे, एक तो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, एपिथेलॉइड और मल्टीन्यूक्लिएटेड जियांट सेल में, ठीक है। मैंने आप लोगों को ये दोनों बता दिए क्या होता है इन माय प्रीवियस वीडियो, ठीक है। दूसरा फंक्शन क्या होता है कि ग्रोथ फैक्टर को रिलीज़ करता है। कौन कौन से, प्लेटलेट्स डिराइव ग्रोथ फैक्टर एंड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। इन दोनों ग्रोथ फैक्टर की वजह से फाइब्रोब्लास्ट स्टिमुलेट होता है, इन दोनों ग्रोथ फैक्टर की वजह से, और एक और ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा, ठीक है। तो इन तीनों की वजह से फाइब्रोब्लास्ट स्टिमुलेट होता है और प्रोलिफरेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये सारे सेल्स मिल गए फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्रैनुलोमा। अब यहाँ पे सेंटर क्या हुआ, सेंटर में सेल डेथ हुई, नेक्रोसिस हुई, इंजरी हुई, सब हुई, यहाँ पे हुई, ठीक है। उसके सराउंडिंग हमारे एपिथेलॉइड सेल्स आ गए हैं, ठीक है। साथ ही साथ एपिथेलॉइड सेल्स जब फ्यूज़ हो जाते हैं तो मल्टीन्यूक्लिएटेड जियांट सेल बना लेते हैं, ठीक है। 2 यहाँ पे हमें सेल्स रेडी मिल गए थे, ठीक है। उसके बाद कौन से सेल्स पहले एक्टिवेट हुए थे, लिम्फोसाइट, तो लिम्फोसाइट्स इन्हें चारों तरफ से घेर लेंगे, ठीक। उसके बाद हमें क्या मिला है, फाइब्रोब्लास्ट, फाइब्रोब्लास्ट सेल यहाँ पे आके इसके सराउंडिंग में हो जाएंगे, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट क्या करेगा, फाइब्रिन को रिलीज़ करेगा, ठीक है। फाइब्रिन रिलीज़ करने के बाद वहाँ पे एक डेफिनेट स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है जिसे हम कहते हैं सर्कमस्क्राइब्ड ग्रैनुलोमा। क्यों सर्कमस्क्राइब कर रहे हैं, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर डेफिनेट है, वो बिल्कुल गोल सा सर्कमस्क्राइब्ड है, ठीक है। ऐसे ऐसे उसके स्ट्रक्चर को ऐसे ऐसे नहीं होने दे रहा है, ठीक है। फाइब्रिन रिलीज़ हो गया है, उसने एक डेफिनेट स्ट्रक्चर दे दिया है ग्रैनुलोमा को, ठीक है, इस टाइप का। सो फ्रेंड्स, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेरी वेल। अगर आपको नोट्स चाहिए इस टॉपिक पे सो आप इसे एज इट इज़ लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुत ही बेस्ट वे होता है, या फ्लो चार्ट जिसे हम कहते हैं, ये बहुत ही बेस्ट वे होता है किसी भी आंसर को ईजिली और सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करने के लिए। सो अगर आपको फ्लो चार्ट में ऐसे लिखना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, और मैंने जितना बताया तो उसे अपने नोट्स में स्टेप में ऐड भी कर सकते हैं, बाकी इतना परफेक्ट है। सो टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।